हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपका जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उसके सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जिसने केमिकल काइनेटिक्स एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो हम साथ साथ में जो ज़रूरी फॉर्मूले हैं और थ्योरी है वो भी बताते चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या हम पढ़ते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है। तो ये कौन बताता है, ये केमिकल काइनेटिक्स बताता है। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की टर्म में भी लिखा जाता है और प्रोडक्ट की टर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की टर्म में तो ऐसा लिखा जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन जितना टाइम लगा है। और अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। और जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये तो क्या है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ आपको ये नेगेटिव साइन दिख रहा होगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। जो डेल्टा आर होता है वो हमारे पास नेगेटिव आता है और बार एक दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। और डेल्टा आर के आगे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन टाइम के साथ घटती है और रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल पॉजिटिव आए, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया जाता है। ठीक है, ये देखो डेल्टा आर इज नेगेटिव क्वांटिटी, इसलिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर ओवरऑल जो रेट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखो डेल्टा आर क्या है, जैसे ये रिएक्शन है ए टू बी। ठीक है, जब हमारे पास रिएक्शन शुरू नहीं हुई है यानी कि टाइम 0 है, इसके थे 5 मोल, इसके हुए 0, और जब टाइम हो गया हमारा 5 सेकेंड, ठीक है, तो इसका तो 0 मोल और इसके 5 मोल, यानी कि 5 सेकंड में जितना भी ए था वो सारा बी में बदल गया। ठीक है, अब हम रेट निकालेंगे। रेट अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखेंगे तो डेल्टा आर क्या आएगा, ये तो है R2, ये है R1। ठीक है, ये अपने पास P1 है, ये अपने पास P2 है। तो जो रेट आएगा वो किसके बराबर आएगा, R2 माइनस R1 अपॉन, देखो डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, ये T2 है, ये T1 है, T2 माइनस T1। R2 कितना है 0 माइनस R1 5 मोल लिया था, T2 कितना है 5 सेकंड है, T1 0 है, तो ये आ गया -5 अपॉन 5। और एक नेगेटिव देखो, अब डेल्टा आर क्या आया, डेल्टा आर यहाँ से नेगेटिव आया है और एक नेगेटिव देखो स्टार्टिंग में लगाना होता है। जब आप एक नेगेटिव और लगाओगे तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये आएगा 1 मोल पर सेकेंड। अब इसी तरह प्रोडक्ट का लिखोगे तो P2 माइनस P1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा 5, और नीचे टाइम क्या आएगा T2 माइनस T1 5। तो जब भी हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं तो पॉजिटिव साइन लगता है, और रिएक्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डेल्टा आर जब कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ से तो नेगेटिव आता है, और ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये नेगेटिव साइन लगाया जाता है। तो ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट की टर्म में भी लिखा जाता है और प्रोडक्ट की टर्म में, यहाँ पॉजिटिव साइन लगता है, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, ऊपर तो देखो कंसंट्रेशन है और नीचे टाइम, तो रेट की क्या यूनिट होगी, कंसंट्रेशन पर टाइम। ये देखो कंसंट्रेशन है और टाइम का इन्वर्स है। अब कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर और सेकंड इन्वर्स, तो ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है, देखो जैसे मैंने ये रिएक्शन ली थी A टू B। ठीक है, अब शुरू में टाइम क्या है 0 है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और फिर 5 सेकेंड, 5 में ये पूरी होगी। इसके 5 मोल लिए थे स्टार्टिंग में, इसका एक भी नहीं था। फिर 5 सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसका 0 मोल
बचा यस, यानी कि सारा रिएक्ट कर गया, इसके 5 बन गए। अब मैं ये बताऊं, अब मेरे से कोई ये पूछ ले कि इस रिएक्शन का एवरेज रेट क्या है। एवरेज रेट क्या बताएंगे हम कि जब ये रिएक्शन पूरी हुई यानी कि ए से बी बनने में इसका रेट कितना रहा, यानी कि डेल्टा आर। डेल्टा आर देखो एक नेगेटिव बार लगाएंगे और डेल्टा आर क्या आएगा 0-5 यानी कि -5 और डेल्टा टी 5 सेकेंड। ये देखो रेट आ गया पॉजिटिव ओवरऑल। यूनिट क्या कर रहा है कंसंट्रेशन और टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर ले लेंगे और टाइम की जगह सेकेंड इनवर्स। अब देखो ए से बी बनने में हमारी 5 सेकंड लगी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा कि रिएक्शन पूरी हुई तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, यानी कि ये किस स्पीड से रिएक्शन हुई। तो हम बताएंगे कि 1 सेकंड में इसका 1 मोल 1 सेकंड में ए का 1 मोल बी में कन्वर्ट हो गया, तो ये है इसका एवरेज रेट है। यानी कि जब हमारा टाइम ज़्यादा होता है, देखो जब डेल्टा टी यानी कि टाइम, जब टाइम हमारा लार्ज होता है तो हमारे पास आता है एवरेज रेट, यानी कि ये रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड हुई। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है, कोई पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है 5 सेकेंड में पूरी हुई, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये ए से बी बनने में हमारी 5 सेकेंड लगी। तो अब किसी ने पूछ लिया कि जब हमारा यह टाइम 3 सेकेंड था, देखो टाइम हमारा 3 सेकेंड था तब क्या रेट था, तो उस रेट को बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट। अब क्या है, इसने टाइम फिक्स कर दिया कि जब टाइम अपना 3 सेकेंड हो गया था, इस रिएक्शन को चले हुए 3 सेकेंड हो गए थे, तो 3 सेकेंड पर कितना रेट था, उस रेट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज रेट क्या था कि ए से बी बनने में जो रेट था रिएक्शन का वो कितना था, वो था एवरेज। एवरेज में क्या था, हमने पूरा टाइम ले लिया 5 के 5 सेकेंड, 5 में पूरी हुई थी तो टाइम ले लिया 5। और इंस्टेंट में क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा कि 3 सेकेंड पर कितना रेट था, और जब टाइम अपने पास 4 सेकेंड था तो कितना रेट था। और ये भी पूछ सकता है जब अपना टाइम 2 सेकेंड था तो कितना रेट था। तो ये है एवरेज और इंस्टेंट का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ इंस्टेंट रेट मैंने ये बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इसको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम एवरेज रेट के बारे में बात करते हैं, कोई भी रिएक्शन है उसका जो रेट वो क्या रहा। इंस्टेंट रेट को मतलब हर पॉइंट पर रेट देखना कि उस पॉइंट पर रेट क्या था, उस पॉइंट पर रेट क्या था, वो निकालना भी डिफ़िकल्ट है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हमारे पास एवरेज रेट ही यूजफुल है, ठीक है। अब देखो ये है, ये डिफरेंस बताया है। अब पहले देखो इंस्टेंट रेट। अब देखिए ये कोई पर्टिकुलर टाइम, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग कोई फिक्स टाइम है, मान लिया हमने यहाँ 6 सेकेंड है, ठीक है 6 सेकेंड। अब किसी ने पूछ लिया कि 6 सेकेंड पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा। अब इसने टाइम फिक्स कर दिया कि 6 सेकेंड हुई तो क्या रेट रहा होगा, तो उस रेट को बोल देंगे आर इंस्टेंटेनियस। अब जिस भी पॉइंट पर पूछा गया है, अब देखो ये ग्राफ दे रखा है, तो आर इंस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम स्लोप ड्रा करते हैं। देखो इस पॉइंट से क्या है, लाइन ड्रा करी और इस पॉइंट पर क्या स्लोप रहा होगा, जो स्लोप की वैल्यू है वो हमें आर इंस्टेंट की वैल्यू देगी, यानी कि आर इंस्टेंटेनियस रेट। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास dy/dx। देखो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, dy/dx से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रा करो, अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। dy यानी कि y एक्सिस पर क्या है, रेट है, रेट नहीं सॉरी कंसंट्रेशन है, तो y एक्सिस पर हमारे पास कंसंट्रेशन है और x एक्सिस पर क्या है, टाइम, ठीक है। तो अब ये तो क्या है, dr की वैल्यू है, देखो इसके कोरस्पोंडिंग कोई वैल्यू होगी और इसके कोरस्पोंडिंग, यहाँ से तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे dr, और अब आ गई dt, तो यहाँ का कोई टाइम होगा, यहाँ का कोई टाइम होगा, तो वहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे dr। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो स्लोप है, जो स्लोप की वैल्यू होती है वही हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट होता है।
तो इंस्टेंटेनियस रेट मैंने बताया था इतना यूज़फुल नहीं होता, न तो इसको निकालना आसान है और फिर इसका कोई एज सच यूज भी नहीं है। तो हम हमेशा आर एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और आर एवरेज क्या था, जब हमारे पास टाइम ज़्यादा हो, यानी कि ये जैसे रिएक्शन थी 5 सेकंड में कंप्लीट हुई, भाई 0 से 4 सेकंड के बीच में कितना रेट था, 0 से 5 के बीच में कितना रेट था, यानी कि जब टाइम ज़्यादा हो तब एवरेज रेट की बात करते हैं। तो ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ है, इस पॉइंट पर क्या निकाल रखा है, यानी कि देखो इस टाइम के बीच क्या रेट था। अब आर इंस्टेंट में तो ये टाइम देगा कि 6 सेकंड पर कितना रेट था। अब इसने T1 T2 यानी कि यहाँ मान लिया हमने 1 सेकंड है, यहाँ दो नहीं 3 मान लो। देखो जब आपका टाइम 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में था तो कितना रेट रहा, उस रेट को क्या बोलेंगे, आर एवरेज बोलेंगे। ठीक है, तो आर एवरेज कैसे निकलेगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर फिर कैसे निकलेगा, या आप इसको एक्सटेंड करोगे, यहाँ से R1 की वैल्यू, यहाँ से R2 की, और इसी तरह टाइम की कैसे निकलेगी, टाइम की ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। तो ये देखो डेल्टा आर आ जाएगा, नेगेटिव साइन क्योंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली गई है। तो यह डिफरेंस होता है आर एवरेज और आर इंस्टेंट का। जो स्लोप की वैल्यू होती है वो तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट देती है, और आर एवरेज हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमें ग्राफ दे रखा हो, किसका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम का जब ग्राफ दे रखा हो और सारी वैल्यू दे रखी हो, तो ही हम आर इंस्टेंट निकाल सकते हैं और आर एवरेज। अब है ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको लिखने के कई तरीके होते हैं, एक तरीका ही नहीं है। अब देखो ये कोई रिएक्शन है, इसमें सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हम रिएक्टेंट के आगे लिखते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो नेगेटिव साइन है, ये देखो। अब मरकरी और Cl2 क्या है, रिएक्टेंट है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन टाइम। अब दोनों रिएक्टेंट हैं तो नेगेटिव साइन लिया है। ठीक है, और अब क्या बन गया, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड बन गया। अब ये प्रोडक्ट है तो यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट के लिए। तो जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तब तो सीधा है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, रिएक्टेंट के आगे ये लगाना है नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये कोई रिएक्शन है, अब क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो ब्रोमीन के आगे तो 5 है, BrO3 माइनस के आगे 1 है, H पॉजिटिव के आगे 6 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम ऐसे, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो 1/, में आ जाता है। अब देखो रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आया है, अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 था तो इसको 1/5 लिखते हैं। अब BrO3 था, इसका तो 1 था, इसका तो 1/1 तो लिखते ही नहीं है, ये तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, 1/1 वो तो अंडरस्टूड है। नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट है। अब H पॉजिटिव है, देखो इस चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बाय में लिखते हैं 1/6, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन। अब आगे प्रोडक्ट, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ 3 था तो ये 1/3 में आएगा, ये 3 था तो ये भी 1/3 में आएगा। ये है रेट ऑफ रिएक्शन के। देखो यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ये क्या है, सिंपल है, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अंडरस्टूड है, 1 है आगे। और पर जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाए तो उसको बाय में लिखते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का भी ध्यान रखना है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटालिस्ट। तो तीनों चीज़ हम पढ़ेंगे कैसे अफेक्ट करते हैं। अब देखो आपने सुना होगा रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, ये देखा होगा आपने 12th क्लास में। ठीक है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में जब हम रेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं रेट लॉ
या फिर रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन। अब देखो ये कोई रिएक्शन थी, ठीक है, ए प्लस बी ने क्या बनाया, सी और डी बना दिया, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। रेट कैसे लिखा जाता है, यानी कि हम रेट ला लिखेंगे। रेट ला क्या बोलता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में रेट लिखेंगे। तो ये ए की कंसंट्रेशन है और इसकी पावर देखो यहाँ एक्स है, ये नहीं लिखी जाएगी ए। देखो ये है इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन जो रेट ला होता है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ये तो अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाते हैं हम एटम को बैलेंस करने के लिए। अब ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि रेट अगर हमने 5 लगाया है तो ए की 5 पावर पर डिपेंड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तभी पता चलेगा। अब मान लो यहाँ ए की वैल्यू 5 है, यहाँ बी की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो रेट क्या होना था, ए की पावर 5 और ये बी की पावर 2। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ये तो ये रेट ला लिखा है इसको देखकर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर, और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास रेट ला ये आया, इसका 3 आया और इसका 1 आया, ठीक है। अब ये जो रेट ला था ये इसे अलग भी आ सकता है और ये भी आ सकता था, दोनों की पॉसिबिलिटी थी, 5 भी आ सकता था और बी की जगह 2 भी आ सकता था। तो जो रेट ला होता है या फिर रेट इक्वेशन लिखते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ये नहीं है कि ए की पावर हम ए बना देंगे, नहीं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमारा ये इस ए की वैल्यू इसके साथ मैच करेगी नहीं करेगी। तो ये है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ए की पावर ए पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या लिख रखा है, जो एक्स है मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा इस ए के बराबर है या नहीं है। इसी तरह वाई है, वाई का भी कैसे पता चलेगा, ये बी के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये होता है रेट ला या फिर रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। इसलिए ये जो ए की पावर है ये ए नहीं लिखी, न ही बी की पावर हमने बी लिखी, इसको वाई लिखा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये तो बस जस्ट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए काम आता है, ये नहीं बताते कि अगर इस कंसंट्रेशन पर यह डिपेंड करेगा। और उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अब ये जो रेट ला है, ये रेट ला हम कैसे लिखते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर रेट ला लिखते हैं। तो अब ये जो पावर आई हैं एक्स और वाई, जब एक्स और वाई को जोड़ देंगे तो हम वो देगा हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ला में जो पावर होती है जब उनका सम करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आता है। अब रेट ला कैसे लिखा था, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड था, पहले एक्सपेरिमेंट किया जब हमने ये पावर देखी कि क्या क्या आई है। अब ये रेट ला एक्सपेरिमेंट होने के बाद लिखा गया है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो भी एक्सपेरिमेंट होने के बाद लिखा जाता है, यानी कि ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड था और ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ठीक है। जो ऑर्डर हो सकता है 0, 1, 2, 3 और इवन फ्रैक्शन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, यानी कि एक्सपेरिमेंट होने के बाद लिखी जाएगी। एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती हैं, जो सिंगल स्टेप में हो जाए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप होंगे, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब हम क्या बोलते हैं, कोई जो रिएक्शन है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, जो रिएक्टेंट की पावर वो 1 बन जाती है। अब कोई सेकंड ऑर्डर की है तो रिएक्टेंट की पावर 2 बन जाती है, ये मीनिंग है इसका, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड का, थर्ड का, ठीक है। तो ये जो रेट ला है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0, 0 का क्या मतलब है कि जो रेट है और ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। आपने सुना होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन यह का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब एक आता है मोलिकुलरिटी।
नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या है? किसी भी रिएक्शन में एक साथ कितने मोलिक्यूल्स ने कोलिजन किया है, वो होती है मोलिकुलरिटी। ये हम सिंपल इक्वेशन को देखकर बता देते हैं। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री में सिर्फ एक स्टेप होता है, तो हम देख लेंगे कितने मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप है, तो हर अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी वो हमारे लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद की बात नहीं होती। अब जैसे ये है 2HI है H2 + I2, यहाँ दो मॉलिक्यूल्स हैं चाहिए, इनके बीच में कोलिजन हुआ है तो प्रोडक्ट बना है, तो इसकी मोलिकुलरिटी आ गई 3। अमोनियम नाइट्राइट है, यहाँ सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, इसी के बीच में इसी में डिकम्पोजिशन हुआ था, यहाँ मोलिकुलरिटी आ गई 1। तो मोलिकुलरिटी क्या है? ये तो थ्योरेटिकल है। मोलिकुलरिटी के लिए क्या है, हम ये जो रिएक्शन दे होती है उसको बैलेंस करो और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मोलिकुलरिटी का पता चल जाता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मोलिकुलरिटी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, और मोलिकुलरिटी हम सिंपल जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो देखेंगे किसी रिएक्शन का, और मोलिकुलरिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, यानी कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे, तो 4 मॉलिक्यूल और 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एक साथ कोलाइड होना ये इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो यूजुअली जो मोलिकुलरिटी है वो 3 तक पाई जाती है, मतलब कई मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर जाएं और प्रोडक्ट बन जाए वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो सिर्फ मोलिकुलरिटी वो 3 तक पाई जाती है, उससे ज़्यादा तो रेयर ही होता है। अब है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वो जो शुरू में पढ़ा था हमने वो किसकी यूनिट थी? वो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट थी। अब है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है? ये है, देखो जो रेट ला लिखा था, ठीक है, ये जो के है ये क्या है? रेट कांस्टेंट है। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो अब रेट कांस्टेंट यूनिट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। देखो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है इसमें जो जिससे क्वेश्चन नहीं आता। मोलिकुलरिटी से भी आता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखवाता पेपर वाला, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी आता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यहाँ से क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, और यहाँ से तो आता ही है। रेट कांस्टेंट की आपको क्या दे देगा? यूनिट दे देगा, और ये पूछ लेगा कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। तो ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की फाइंड आउट करने की। कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, बस आप ये फॉर्मूला याद रख लो, और जितने भी रेट कांस्टेंट है उन सभी की यूनिट आ जाएंगी, चाहे किसी भी ऑर्डर की हो। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट रहेगी? अब यहाँ ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 - 0 1, यानी कि जीरो ऑर्डर की क्या यूनिट आई? कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं? मोल पर लीटर। तो ये देखो आप इसको ऐसे लिख लो, कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स। ये देखो जीरो ऑर्डर के लिए जब आपने यहाँ 0 पुट किया तो कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स, देखो कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन किस में लेते हैं? मोल पर लीटर। अब फर्स्ट ऑर्डर है, अब जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 - 1 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या रह गई? बस सिर्फ सेकेंड इनवर्स रह गई, तो ये सेकेंड इनवर्स। अब है सेकेंड ऑर्डर, यहाँ जब आप n की जगह 2 पुट करोगे तो 1 - 2 - 1, इसकी यूनिट क्या आई? कंसंट्रेशन की पावर -1 और सेकेंड इनवर्स। अब कंसंट्रेशन किस में लिखते हैं? मोल पर लीटर में लिखते हैं। ठीक है, अब जब आप इस नेगेटिव पावर को अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? मोल इनवर्स, लीटर पॉजिटिव का आ जाएगा, और सेकंड इनवर्स। ये देखो मोल तो इनवर्स का आ जाएगा लीटर पॉजिटिव में, और सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे एच टेट का हो चाहे के का।
चाहे फिर कोई न्यूमेरिकल भी दे देगा, उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा, ये नहीं बताएगा कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उसको देखकर हम ये पता लगा लेंगे कि इस रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर है, और हम उसी के बेस पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो बस आपको चाहिए याद ना रहे, लेकिन ये याद कर लो, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स n की वैल्यू रखना। और ये जीरो ऑर्डर की यूनिट है, ये फर्स्ट की है और ये सेकेंड की है। अब देखो, एक होती है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहे हम कितनी बढ़ा ले, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की 1 पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और इसकी पावर 1 है। अगर हमने इसको डबल कर दिया कंसंट्रेशन को, तो जो रेट है वो भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर इसको हमने, फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, देखो अब शुरू में ए थी, फिर हमने डबल कर दिया तो रेट भी डबल हो गया। अगर इसको हमने 4 गुना बढ़ा दिया तो हमारा जो रेट है वो भी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये मीनिंग हो फर्स्ट ऑर्डर का, जो रिएक्टेंट की पावर बनेगी वो 1 बनेगी, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन आती हैं। तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, देखो कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है, और कई बार आता है न्यूमेरिकल। तो दोनों ही चीज़ जरूरी है, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो रेट होता है ये क्या है, -dr/dt। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, रिएक्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। और किसके बराबर हो गया, देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको लिखने के 2 तरीके थे, एक तो ये था dr/dt या फिर dp/dt, और एक ये था, ठीक है। ये रेट ला बोलो, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन, दोनों ही बात है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो अब जीरो ऑर्डर है, तो ये देखो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसकी पावर हमने 0 बना दी, देखो, और किसी की पावर 0 है यानी कि 1 है, तो क्या बचेगा हमारे पास, के बचेगा। तो जीरो ऑर्डर में क्या है, जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और जब भी ये रेट ऐसे लिखा जाता है -dr/dt, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट ला, ठीक है। और डिफरेंशियल रेट ला कब काम आता है, जब हमें इंस्टेंट रेट पूछ रखा हो तो डिफरेंशियल रेट ला ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। पर डिफरेंशियल रेट ला का एज सच कोई यूज नहीं होता, क्योंकि इंस्टेंट रेट के बारे में कोई नहीं पूछता। तो हम तो एवरेज रेट की बात करते हैं। एवरेज रेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये आ जाता है R0 - R = KT। ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। डेल ये R0 - R को हमने X लिख दिया है। X क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। X = KT, तो ये फॉर्मूला लगता है। और एक होता है हाफ लाइफ, T हाफ। हाफ लाइफ का क्या मतलब है, उस रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, यानी कि वो रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई, उसके लिए कितना टाइम, वो होता है टी हाफ। तो टी हाफ का होता है ये फॉर्मूला R0/2 के। जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस रिएक्शन का जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जीरो ऑर्डर, ये देखो अब है ये फर्स्ट ऑर्डर है, देखो -dr/dt = KR। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ R की पावर 1 है। अब ये है डिफरेंशियल रेट ला, इसका एज सच कोई यूज नहीं है। कोई इंस्टेंट रेट पूछे तो ये फॉर्मूला यूज होता है, अदरवाइज हम एवरेज रेट की बात करते हैं। तो इसके लिए इसका भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये आता है, देखो ये डायरेक्ट भी पूछा गया और यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। इस बार तो मतलब इस फॉर्मूला बेस्ड तो हर बार न्यूमेरिकल आता है,
ठीक है। KT इज इक्वल टू 2.303 log A0/AT। A0 क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और AT क्या है, रिएक्टेंट की टाइम T पर कंसंट्रेशन। अब वो टाइम दे देगा कि रिएक्शन शुरू हुई और 2 घंटे बाद, अच्छा 2 घंटे बाद जो अपना टाइम था, टाइम दे देगा, ये दे देगा, और 2 घंटे बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछ लेगा। ठीक है, तो वो 2 घंटे बाद कौन सी कंसंट्रेशन होएगी, वो AT होएगी। देखो शुरू में तो ये है, और ये किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, यानी कि 2 घंटे बाद हमारा कितना रिएक्टेंट बचा होगा। ठीक है, अब ये है टी ऑफ, यानी कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। तो टी ऑफ इसका होता है 0.693 अपॉन की, ये रेट कांस्टेंट है। इसका जो टी ऑफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन की। देखो यहाँ कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि किस ऑर्डर की रिएक्शन का जो टी ऑफ होता है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना। यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी, जितने भी है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। और एक फिर ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, LNR इज इक्वल टू LNR0 माइनस KT। ये किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। Y इज इक्वल टू MX प्लस C। ये तो Y है अपने पास है, और ये C है, ये M है, और ये X है। देखो X एक्सिस पर टाइम है और Y पर LNR, ये कांस्टेंट होता है। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता चलता कि Y एक्सिस पर क्या लिखना। Y एक्सिस पर वो लिखना होता है जो वेरी करता है। LNR0 तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी, वो तो कांस्टेंट है, और ये किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन ये वेरी होती है। तो ग्राफ प्लॉट होता है LNR और T का, और ये आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका जो स्लोप हो, स्लोप है -K के बराबर, इसलिए नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, और इंटरसेप्ट है LNR0। ठीक है, और ये 0 ऑर्डर का, देखो बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ ग्राफ प्लॉट होता है R इज इक्वल टू R0 माइनस KT। अब देखो दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन की, Y इज इक्वल टू, ये C है, ये M है, और ये X है। X एक्सिस पर टाइम है, Y पर R प्लॉट किया गया है। R0 क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या है इन इसमें और इसमें, यहाँ तो LN लगा हुआ है और यहाँ LN नहीं है। तो हमें ध्यान से देखना है एग्जामिनर ने क्या स्टेटमेंट दी है, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट है। तो LNR और T का जो ग्राफ होता है, अब पेपर वाला दे देगा LNR और T का ग्राफ है, और वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो जो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो हमें ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें तो LNR का ग्राफ प्लॉट होता है, और 0 ऑर्डर में सीधा R और T का। देखो R और T का जो ग्राफ वो भी स्ट्रेट लाइन है, LNR और T का भी स्ट्रेट लाइन है। डिफरेंस क्या है, ये 0 ऑर्डर का है और ये फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल, और ये हैं फर्स्ट ऑर्डर के। यहाँ से भी KVS में भी प्रश्न आता है, चाहे EMRS हो चाहे HTET का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हमें याद करने होते हैं। ये है 0 ऑर्डर के। सबसे पहला एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम ऑन प्लेटिनम सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, अब प्लेटिनम है वो तो कैटालिस्ट का काम करेगा, और इतना टेम्परेचर, जब इस अमोनिया का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, अब कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट अपना सरफेस दे देगा, जो प्लेटिनम है उसके सरफेस पर अमोनिया डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, कैटालिस्ट पर क्या साइट होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं। जब सारी साइट ऑक्यूपाई कर लेगा अमोनिया, और जब हम अमोनिया का फर्दर प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो अब कैटालिस्ट है, इस पर मान लो 5 एक्टिव साइट हैं। ठीक है, यानी कि 5 अमोनिया मोलिक्यूल को ये अपने ऊपर बैठा सकता है। ठीक है, जब 5 अमोनिया मोलिक्यूल बैठ जाएंगे इस कैटालिस्ट पर, तो चाहे अमोनिया का हम कितना ही प्रेशर कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि इस कैटालिस्ट पर सिर्फ 5 अमोनिया मोलिक्यूल के लिए स्पेस था। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ही और अमोनिया मोलिक्यूल इस पर बैठेंगे। तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर, किसका एग्जांपल है, 0 ऑर्डर का।
देखो हाई प्रेशर पर ये जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है, लेकिन जब प्रेशर लो हो जाएगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। तो ये हमें देखना है कि पेपर वाले ने हाई प्रेशर दे रखा है या लो। हाई प्रेशर पर यह जीरो ऑर्डर का है, अदरवाइज ये लो प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। गोल्ड कैटालिस्ट का काम करेगा और इसका डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में। और सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, इसमें कौन सी एंजाइम, जैसे हाइड्रोलिसिस करवा लो किसका, सुक्रोज का, या फिर KClO3 का ब्रेक डाउन कर लो तो भी कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट। देखो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं अगर वो एंजाइम प्रेजेंट है तो ही वो रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर वो एंजाइम ही नहीं होगा तो हम रिएक्टेंट की चाहे कितनी ही कंसंट्रेशन बढ़ा लें। अब देखो जैसे प्लेटिनम था, अगर यहाँ प्लेटिनम नहीं होता तो क्या रिएक्शन होती? नहीं, क्योंकि ये प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड करता है, ये होना जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शन होती हैं जिसमें अगर वो एंजाइम है तो वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये है फर्स्ट ऑर्डर की हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। देखो इथीन ये क्या है? एल्कीन है, और इसमें H2 गैस ऐड करेंगे तो हाइड्रोजनेशन हो जाता है और हमारे पास एल्कीन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का। और जितनी भी रेडियो एक्टिव डिकेन, चाहे नेचुरल हुआ चाहे आर्टिफिशियल, वो भी फर्स्ट ऑर्डर में। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये एग्जाम्पल भी इतने ही जरूरी हैं जितने ऊपर वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब एक होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या? हम देखो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, जो रेट है वो कैसे डिपेंड किया, KR0 की पावर 1। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सूडो का क्या मतलब है, इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये दो एग्जाम्पल हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर के। अब देखो जैसे ये एस्टर है, जब भी हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हमने लिया एस्टर का तो 0.01 मोल और H2 का लिया 10 मोल। अब रिएक्शन पूरी हो गई, एसिटिक एसिड बन गया और इथेनॉल। जब हमने देखा तो जो वाटर मोलिक्यूल था इसका हमने शुरू में 10 मोल लिया था, और जब रिएक्शन पूरी हो गई तो इसका 9.9 मोल बच गया। यानी कि इसका कितना यूज हुआ, इसका सिर्फ 0.1 मोल यूज हुआ। और इसका देख लो 0.01 मोल लिया था, इसका सारा इसमें कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। और वाटर का 10 मोल से सिर्फ 9.9 मोल हो गया, यानी कि 0.1। अब देखो वाटर की कंसंट्रेशन पहले 10 मोल थी, रिएक्शन पूरी होने के बाद 9.9 मोल हुई, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन में तो चेंज ही नहीं आया। 0.1 इसके मुकाबले तो नेग्लेक्ट है 10 की कंपैरिजन में भी, और 9.9 की। तो जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का क्या रिएक्शन है, अब देखो दो रिएक्टेंट है। अब देखने से क्या लग रहा है कि जो रिएक्शन है वो इस पर भी डिपेंड करेगी, इस पर भी डिपेंड करेगी, पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसकी अमाउंट इतनी ले लेते हैं हम कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो ये जो रिएक्शन है ये H2O के इंडिपेंडेंट हो जाती है। देखो देखने में लग रहा है एस्टर पर डिपेंड करेगी और H2O पर, लेकिन जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये जो रिएक्शन है ये H2O पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करती है, इसलिए बोला गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखने में सेकंड ऑर्डर लग रही है कि दो रिएक्टेंट हैं, दोनों पर डिपेंड करती होगी, पर ऐसा नहीं है। जब हमने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये पाया कि H2O में तो कोई चेंज नहीं आया, इसी में चेंज आया, तो इस पर डिपेंड करती है, इसीलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। और अब देखो अगर हम रेट लिखेंगे तो K डैश एस्टर की कंसंट्रेशन और H2O की। जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पाया कि इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो रेट क्या होना चाहिए, रेट तो बस एस्टर पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इसका एक्चुअल रेट, किस पर डिपेंड करती है, ये सिर्फ एस्टर पर। और ये जो K डैश है और H2O ये होते हैं कॉन्स्टेंट। K डैश और H2O को हमने लिख दिया K। ये देखो ये वाला जो K ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट कांस्टेंट है, ये किसके बराबर आएगा, K डैश और H2O। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। H2O की कंसनट्रेशन 55.5 मोल पर लीटर आती है। तो देखो ये हम एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा K। और अगर कोई K डैश पूछ ले, K डैश कौन सा है, कि देखो देखने से लग रहा है कि दोनों पर डिपेंड कर रही होगी, तो ये तो है हमारा एक्सपेरिमेंटली रेट ला और ये थ्योरेटिकली है।
ये थ्योरेटिकली रेट ला है तो ये थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि के डैश की वैल्यू पूछ लेगा, तो वो हमें सारी वैल्यू देगा, कंसंट्रेशन देगा इसकी और टाइम दे देगा, तो हम ये निकाल लेंगे के, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। और पूछ क्या लेगा, ये के डैश पूछ लेगा, तो के डैश ऐसे निकलेगा, इस H2O को इसके नीचे ले आएंगे और के डैश निकल आएगा। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब केन शुगर कौन सी है, C12H22O11 H2O। यहाँ कौन सा एंजाइम लगता है, यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम लगता है, ये देखो इन्वर्टेज। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, रेट किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पर, वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये थी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब क्या बताया था मैंने, जो रेट था, रेट स्टार्टिंग में बताया थी, एक तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पर और एक कैटालिस्ट पर। अब हमने कंसंट्रेशन पर तो देख लिया, अब बात है टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब मैंने क्या बोला था, रेट कांस्टेंट था। रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज सेम रहेगी। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से राइज कर देते हैं, जब कोई भी रिएक्शन है उसका तापमान हमने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो जो रेट कांस्टेंट हो जाता है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2K क्या है, ये क्या लिख दिया देखो, देख लो। जैसे कोई रिएक्शन है, पहले हो रही थी 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर थी, उसका रेट कांस्टेंट था 2 सेकेंड इनवर्स। अब देखो मैंने रेट कांस्टेंट लिखा है, और आप इसकी यूनिट देख के बताओ कि ये कौन सा ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का। तो देखो अब रेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट देखो क्या होगा। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये है फर्स्ट ऑर्डर की, तो हमें ऐसे यूनिट से पता चल जाता है कौन सा ऑर्डर है। तो ये तो वैसे मैंने बताया था, जब रूम टेम्परेचर पर थी रिएक्शन तो उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट था वो 2 था। जब हमने टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हमारा जो रेट कांस्टेंट हो जाता है वो डबल हो जाता है। अब कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड इनवर्स। तो ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखो, फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड, यानी कि 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट डबल हो गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन देखो के है और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब मान लो शुरू में क्या था, 25 डिग्री पर हुई तो 2 था, 2 लिख दिया और आर हो गया। अब टेम्परेचर हमने कर दिया 35 डिग्री, तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो टेम्परेचर राइज करने से रेट कांस्टेंट डबल हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो डबल होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में के इन्वॉल्व होता है। पहले 2 था अब 4 हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाता है। तो ये तो एक केमिस्ट्री का रूल है, चाहे कैसा भी के हो। अब हमने के इक्विलिब्रियम भी पढ़ा होगा, ये अपने पास रेट कांस्टेंट हो गया, चाहे फिर के एच, ये हेनरी कांस्टेंट है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। आप 10 डिग्री से अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट डबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। अब ये टेम्परेचर का इफेक्ट किसने बताया था, आर्रेनियस ने बताया था, और उसने एक इक्वेशन दे दी, K = A e⁻⁻⁴ तो कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि आर्रेनियस इक्वेशन कौन सी होती है, तो ये इक्वेशन होती है K = A e⁻⁻⁴ ये होता है आर्रेनियस कांस्टेंट, क्योंकि ये इसने दिया, ये इसके नाम पर है। इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ये हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इससे पहले आया है तो ये प्री एक्सपोनेंशियल होगा। या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम,
ये होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो इस ए को हम 3 नाम से जानते हैं, आरएनएस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये होता है कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और ये एक्सपोनेंशियल में क्या है, -E/RT। ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ये किस में आएगी, जूल पर मोल में आएगी। ठीक है, ये हमारे पास गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू याद रखनी, ये हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर केल्विन में लिखना होता है। ठीक है, अब ये ए क्या बताता है, ये बताता है टोटल कोलिजन, यानी कि टोटल कोलिजन कितने हुए। और ये क्या बताता है, अब देखो ये नहीं है कि सिर्फ कोलिजन होने से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, नहीं। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी क्या होती है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अब देखो मैंने जैसे ये बोला कि देखो ए से बी, ठीक है, अब ये थे 5 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस रिएक्शन की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो है 5 जूल, 5 नहीं 6 जूल लगा लो। देखो अब मैंने क्या लिए, इसके 5 मोल लिए ए के। ठीक है, और ये बी में बनेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी थी 6 जूल। अब इसने बोल दिया कि ये 5 के 5 जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोलिजन हो गया। ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मोल ऐसे थे जिनके पास ये एनर्जी थी। ठीक है, 5 मोल लिए मैंने ए के, जिसमें से जो 3 मोल थे ए के, उसमें जो मॉलिक्यूल थे उनकी एनर्जी तो थी 6 जूल। ठीक है, और बाकी जो 2 मोल थे ए के, उनके पास एनर्जी थी 4 जूल। अब देखो कोलिजन तो देखो कोलिजन यहाँ भी होगा, कोलिजन यहाँ भी होगा, लेकिन प्रोडक्ट किससे बनेगा, प्रोडक्ट सिर्फ इनके कोलिजन से मिलेगा। तो ये क्या कहती है आरएनएस थ्योरी, ये कहती है कि सिर्फ कोलिजन ही जरूरी नहीं है, जो मॉलिक्यूल के पास है कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर उस एनर्जी के साथ वो मॉलिक्यूल कोलिजन शो करेगा तो वो प्रोडक्ट में बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ था 5 मोल लिए, जो 3 मोल है उनके पास तो 6 जूल एनर्जी थी, ये इतनी एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास अगर उसको प्रोडक्ट में बदलना है तो। और 2 मोल थे, इनके पास तो सिर्फ 4 थी, तो इनमें चाहे कितना ही कोलिजन होता रहे ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बात कौन बताता है, ये हमें आरएनएस इक्वेशन बताती है, K = A। ये ए बताता है टोटल कोलिजन और ये के बताता है इफेक्टिव कोलिजन। देखो ए तो क्या बताता है, टोटल कोलिजन। ठीक है, टोटल में क्या आ गया, जैसे ये था, देखो कोलिजन यहाँ भी हुए, कोलिजन यहाँ भी हुए, इन अगर तीनों सभी कोलिजन्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, ये भी ऐड कर दिया और ये भी ऐड कर दिया तो ए आ जाएगा। और ये जो 3 मोल थे ए के, इनके बीच में जो कोलिजन हुआ वो इफेक्टिव कोलिजन है, और इफेक्टिव कोलिजन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस यही है, ये इफेक्टिव कोलिजन है, यानी कि यहाँ जो मॉलिक्यूल हो गए उसमें जो कोलिजन हुआ होगा वो इफेक्टिव कोलिजन हुआ होगा, क्योंकि उनके पास मिनिमम एनर्जी थी। और ये ए इंडिकेट करता है टोटल कोलिजन, चाहे वो इफेक्टिव हुए हो या नहीं हुए। ठीक है, अब ये जो टर्म होती है ना e⁻⁻A/RT, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है ये होती है यूनिटलेस। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और जो ये के है और ये जो ए है इनकी सेम यूनिट है। अगर इसकी सेकंड इन्वर्स है तो इसकी भी सेकंड इन्वर्स आएगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन सेकंड इन्वर्स की यूनिट है तो इसकी भी कंसंट्रेशन सेकंड इन्वर्स की यूनिट आएगी। तो बस इतना ही था। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर। अब कुछ मैं इरेज कर देती हूँ इसको। अब देखो ये जो इक्वेशन थी K = A e⁻⁻A/RT। अब मैंने क्या बोला था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। मान लो हमारा टेम्परेचर T1 है तो ये रेट कांस्टेंट को हमने मान लिया K1। अब मैं एक दूसरी इक्वेशन और लिखती हूँ। ठीक है,
के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब हमने टेम्परेचर कर दिया T2, तो रेट कांस्टेंट भी अलग आएगा। ठीक है, अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, ये देखो, log K2 by K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर टी 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, यहाँ से भी फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी, यहाँ से क्वेश्चन आता। अब पेपर वाला क्या देगा, दो तो टेम्परेचर देगा और दोनों टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट देगा और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या बढ़ेगा, सिर्फ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी। चाहे आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लो, चाहे 35 डिग्री सेल्सियस, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, देखो, अब मैंने क्या लिया था, ये देखो, ये 2 मोल थे एक ही, इनके पास मैंने क्या था कि बस इनके पास सिर्फ 4 जूल की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। अगर इनको प्रोडक्ट बनाना है तो इनके पास 6 जूल की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, 6 जूल में कितनी कमी है, अगर हम इसको 2 जूल एनर्जी दे दें, इन मॉलिक्यूल्स को अगर 2 जूल एनर्जी और दे देंगे तो इनकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 6 जूल के बराबर हो जाएगी और इनसे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्या है, ये 2 है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये जो 6 है, ये 6 क्या है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये जो एक मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में बदल जाए। अगर इससे कम है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा चल जाएगा, तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इनके पास 4 जूल थी, अब 6 बनने में कितने की कमी है, 2 की। अगर 2 जूल और हम इनको बाहर से दे देंगे तो ये भी प्रोडक्ट बना लेंगे, तो 2 जूल क्या है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचराइज करने से एक्टिवेशन एनर्जी सेम ही रहेगी, कितनी ही रहेगी, 2 जूल ही रहेगी। ठीक है, सिर्फ ये जो रेट कांस्टेंट है ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 टेम्परेचर दे देगा, 2 रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक ये ग्राफ है, ये किसने दिया था, बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। ये तो काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब देखो ये वाला ग्राफ देखो, ये जो टी वाला है ना, एट टेम्परेचर टी, ये ग्राफ है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी कौन सी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जैसे इस रिएक्शन में मैंने क्या बताई थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी 6 है, तो ये 6 जूल है। ठीक है, अब 6 जूल से चाहे कितनी ही, देखो 6 जूल से फालतू कितनी ही एनर्जी हो जाए तो वो मॉलिक्यूल हो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, अगर 6 से कम है तो वो प्रोडक्ट नहीं देगा। तो यही बात है, देखो ये 6 जूल है और ये टेम्परेचर टी था और ये मॉलिक्यूल्स हैं, देखो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी हुआ एक्सिस पर, और ये मोल फ्रैक्शन है डेल्टा एन बाई एन, ये तो टोटल मॉलिक्यूल है, और ये डेल्टा एन कोई भी कोरस्पोंडिंग काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल हैं वो हैं। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का पॉइंट। ठीक है, एट टेम्परेचर टी इतने मॉलिक्यूल के पास हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी या फिर इससे ज़्यादा थी। देखो एट टेम्परेचर टी हमारे पास इतने मॉलिक्यूल, जो मैंने एरिया डार्क किया है, इस एरिया के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ा दिया, तो अब ये देखो ये ग्राफ कैसे गया, ये ग्राफ गया ऐसे। अब देखो पहले एरिया कितना था, ये किसकी लाइन है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस लाइन के राइट साइड में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके पास 6 जूल से ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर टी पर सिर्फ इतना एरिया है, और जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो हमारे पास देखो ये एरिया, कौन सा एरिया ज़्यादा है, पहले सिर्फ इतना था, अब इतना और ऐड हो गया है, तो ये इतना एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसलिए रेट कांस्टेंट बढ़ता है। ये है एक्चुअल में कि रेट कांस्टेंट है वो क्यों बढ़ता है। तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल, अच्छा जिन मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो बढ़ जाएंगे। अब देखो, अब
ये था, मैंने शुरू में बताया था, ये जो 3 मोल है इनके पास तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है और 2 के पास नहीं है। अगर मैं 10 डिग्री से तापमान राइज कर दूंगी तो ये जो 2 मोल है ना, ये 2 मोल भी, इनकी एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, इनकी 4 से 6 हो जाएगी, और जो रेट कांस्टेंट वो बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट थोड़ी ही अमाउंट में यूज होता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा देता है, लेकिन ये खुद अनचेंज रहता है। जैसे ये MnO2 है, KClO3 का ब्रेक डाउन करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में। ये MnO2 कैटालिस्ट की खास बात होती है। एक तो ये स्मॉल अमाउंट में यूज होता है और रिएक्शन में इंटैक्ट रहता है, यानी कि एक बार तो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, एक बार तो इसमें चेंज आएगा, लेकिन रिएक्शन पूरी होने के बाद ये एज इट इज बाहर आ जाता है। यानी कि जो कैटालिस्ट होता है वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है, इसमें खुद में कोई चेंज नहीं आता और इसकी बस थोड़ी ही अमाउंट लगती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा देता है ये। वो कैटालिस्ट का क्या काम होता है ये देखो, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। देखो कम करने का क्या मतलब, ये कोई दूसरा पाथवे प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये कोई पॉइंट है B और ये यहाँ कोई आदमी है, ठीक है। एक तो कोई हमारे पास ये पाथवे है, जैसे देखो कैटालिस्ट का ये काम होता है। आदमी नहीं, यहाँ कोई लड़का ले लो, ठीक है, स्कूल क्या बॉय ले लो। जैसे ये कोई छोटा बच्चा है और ये इसका स्कूल है। अब इसको स्कूल में जाना है, ठीक है, ये कोई छोटा बच्चा है, इसको स्कूल में जाना है, तो इसके लिए ये पाथ है। ये देखो, ये इस रास्ते से होता हुआ स्कूल में जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना लंबा रास्ता है, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ मुड़ेगा। अब हमने इसमें कैटालिस्ट डाल दिया, कैटालिस्ट क्या कर देगा, इसके लिए एक सीधी सड़क बना देगा। देखो एक तो लड़का इस बड़े रास्ते से जाता, यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, और जब कैटालिस्ट डाल देंगे तो रिएक्शन में क्या करेगा, ये जो बच्चा है, ये मतलब जो कैटालिस्ट है, ये इसके लिए एक नया रास्ता बना देगा जहाँ इसकी कम एनर्जी लगेगी, सीधा पाथवे। तो कैटालिस्ट क्या करता है, नया पाथवे प्रोवाइड करता है जिसमें कम एनर्जी लगती है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए बोलते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर, ये मतलब अलग रास्ता दे देता है। पहले इस लड़के के लिए ये रास्ता था स्कूल में जाने के लिए, जब हमने कैटालिस्ट डाल दिया तो इस कैटालिस्ट ने इसके लिए नया रास्ता बना दिया। देखो इस पुराने को कुछ नहीं किया, ठीक है, एज इट इज पड़ा रहेगा। इस कैटालिस्ट ने इसके लिए नया रास्ता बना दिया और ये लड़का आसानी से बहुत जल्दी से स्कूल में पहुंच जाएगा। तो देखो यही ड्रा किया है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब देखो एक तो ये ग्राफ ड्रा किया गया है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है इतनी, ठीक है, और एक ये डॉटेड पाथवे है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है सिर्फ इतनी। तो देखो ये तो विदाउट कैटालिस्ट वाला पाथ है, ये देखो कितना लंबा है। विदाउट कैटालिस्ट वाला पाथ है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जाता है, और जो विद कैटालिस्ट है, ये जो इसने बाद में बनाई, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ये देखो डॉटेड वाला तो विद कैटालिस्ट, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी है, और विदाउट कैटालिस्ट में इतनी है। तो कैटालिस्ट ये लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे कम करता है, ये नया पाथवे प्रोवाइड कर देगा जिसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। डज नॉट अफेक्ट डेल्टा जी वैल्यू एंड के इक्विलिब्रिया। डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता, न के इक्विलिब्रिया की वैल्यू को चेंज करता, बल्कि इक्विलिब्रिया तो कैटालिस्ट से हमें जल्दी ऑब्टेन होता है। मान लो कोई रिएक्शन थी A to B, अब ये इसको शुरू में इक्विलिब्रिया अटेन करने के लिए लग गए 10 आवर, ठीक है, और जब हमने इसमें कैटालिस्ट डाल दिया, ठीक है, कैटालिस्ट डाल दिया, अब जो इक्विलिब्रिया था वो इक्विलिब्रिया में 5 घंटे में मिल गया सिर्फ। देखो अब जब कैटालिस्ट नहीं डाला, इक्विलिब्रिया तो
तब भी आया था, तब आया 10 घंटे में, और जब कैटालिस्ट डाल दिया तो इक्विलिब्रिया आया 5 घंटे में। तो ये फ़र्क है। और जो इक्विलिब्रिया की वैल्यू होती है वो, मान लो अगर यह 5 सेकेंड इनवर्स थी तो यहाँ भी 5 ही रहेगी। तो ये इक्विलिब्रिया है, इक्विलिब्रिया ये जल्दी अटेन करवा देगा, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं करता। जितना रेट ऑफ रिएक्शन ये फॉरवर्ड रिएक्शन का बढ़ाता है, उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का बढ़ा देगा। तो इसलिए कि इक्विलिब्रिया की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ इक्विलिब्रिया वो पहले 10 घंटे में मिल रहा था, अब 5 में मिल रहा है। तो ये काम करता है कैटालिस्ट। इट हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रिया फास्टर। तो ये था इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये दी थी मैक्स स्ट्रोट एंड विलियम लेविस ने। ठीक है, इसने ये इक्वेशन दी थी। देखो आर्हेनियस ने कौन सी दी थी? आर्हेनियस ने दी थी K=AE⁻−EA/RT। आर्हेनियस ने ये इक्वेशन दी थी और ये कोलिजन थ्योरी ने दी है। डिफरेंस किसका है? डिफरेंस सिर्फ यहाँ है। ये देखो, ये P वाला फैक्टर नहीं है। देखो A की जगह है तो इसने Z लिख दिया। ठीक है, देखो ये टर्म एज इट इज है, A की जगह Z है, ये सेम बात है। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक्स्ट्रा टर्म क्या आई है? यहाँ PI है। ठीक है, कोलिजन थ्योरी ने क्या किया, इसमें ये एक्स्ट्रा P टर्म ऐड कर दी। ये किसने दी थी? मैक्स स्ट्रोट एंड विलियम लेम्स ने। कंसिडर एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। अब इस थ्योरी ने ये बोला कि मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होनी ही होनी चाहिए, लेकिन जो कोलिजन होगा ना, वो अगर अच्छे तरीके से हो रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोलिजन करने का तरीका सही नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसी को बोलते हैं मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट। और एनर्जेटिक एस्पेक्ट क्या है कि उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। तो इसने दोनों एस्पेक्ट कंसीडर किए थे। आर्हेनियस ने ये बताया था, सिर्फ इसने एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज किया था। इसने ये भी बताया कि जो कोलिजन है वो अच्छे तरीके से होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसको कौन बताता है? उसको P बताता है, इसीलिए एक्स्ट्रा टर्म आई है P। और इसने जो रिएक्टेंट थे उनको हार्ड स्फीयर मान लिया और उनके बीच में कोलिजन होगा। तो P क्या है? P है स्टीरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ZA भी हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने पहले बताई थी। क्या होता है? कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो कोलिजन थ्योरी ने बस ये एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस कर दी इसमें, ये P, इसको स्टीरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये बताएगा कि अगर कोलिजन अच्छे से हुआ है तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर कोलिजन करने का तरीका सही नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब ये एग्जांपल है। ये क्या है? ब्रोमोमीथेन। ठीक है, एक एल्काइल हैलाइड है, इस पर OH- ने अटैक किया। अगर ये OH सामने से अटैक कर दे, ये देखो, अगर ये अटैक करना है इसने SN2, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एल्काइल हैलाइड है उस पर OH- SN2 अटैक करता है। कब करेगा? जब ये बल्कि नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, SN2 में क्या होता है? इसको पीछे से अटैक करना होता है। अब देखो, एक तो क्या पॉसिबिलिटी है, OH- से इसको सामने से अटैक करेगा। देखो सामने से अटैक करेगा तो देखो Br पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर खुद नेगेटिव है। अगर ये OH बोले कि मैं तो यहाँ से आऊँगा, तो यहाँ से कैसे आएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो देखो कोलिजन तो यहाँ भी होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन कोलिजन करने का तरीका क्या सही है? नहीं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर जाएंगे तो प्रोडक्ट तो कहाँ ही बनेगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। और एक ये देखो, अब दूसरा मेथड क्या है कि ये OH बोलेगा मैं तो पीछे से अटैक करूँगा। ठीक है, अब पीछे क्या है? पीछे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट होंगे। अब देखो ये क्या लिखाया है, इसमें जो OH- था यहाँ ये सामने से अटैक कर रहा था, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। कोलिजन होगा पर यहाँ तरीका सही नहीं है। अब क्या है, यहाँ ये जो OH है ये पीछे से आ गया, पीछे से आया तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ब्रोमीन बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो कोलिजन ये भी है, कोलिजन ये भी है, ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है, तो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यही थी कोलिजन थ्योरी। इसने ये बता दिया कि कोलिजन अच्छे से होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज कोलिजन कैसे ही होता रहे, अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो देखो, और ये है आपकी लॉग टेबल। देखो
अब जो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले थे उसमें लॉग की वैल्यू यूज होती है। देखो अगर आप सारे नहीं याद करो तो कम से कम 5 तक याद कर लो, बस इन्हीं में से आ जाती हैं। अगर देखो आप log 2 है, देखो सिंपली तो यहीं से आ जाता है। log 2 ज़्यादा फेमस है, ये ज़्यादा बार यूज में होता है। अगर इसकी देखो आपको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है और log 2 की वैल्यू नहीं पता तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। और जब आपको ये वैल्यू पता होगी तो आप डायरेक्ट लिख दोगे इसको और आपका 1 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो ये आप पूरी नहीं तो कम से कम 5 तक तो ज़रूर करो। यहाँ से ये वैल्यू यूज होती है फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है उसके जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये थी केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, उसकी मैंने थ्योरी भी बता दी और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी। नेक्स्ट वीडियो में हम एचटेट के प्रीवियस ईयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।